नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदिता भूयुतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषयोगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाथि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित धर्मरथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पहला भाग पढ़ रहे हैं। आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। 13वां मुद्दा, साक्य संघ में दीक्षा। साक्यों का अपना एक संघ 20 वर्ष की आयु होने पर हर साक्य तरुण को साक्य संघ में दीक्षित होना पड़ता था और संघ का सदस्य होना था। तो उस काल में जो साक्य राजाएं थे, साक्य जो प्रजाएं थी, उनका एक संघ था और 20 साल का जो लड़का होता है इनमें दीक्षित करते हैं और इनकी ट्रेनिंग देते हैं और इनको इसमें रहना पड़ता है। जब लड़ाई वगैरह होती है तो ऐसे एक्स्ट्रा लोग लड़ाई में जा सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उनका सदस्य बने। तो राजा को भी हुआ मेरा लड़का 20 साल का हुआ है, मैं भी क्यों मेरे बच्चे को साक्य संघ में दीक्षित करूं। साक्यों का अपना एक संघ भवन था जिसे वह संथागार कहते थे। वह कपिल वस्तु में ही था। संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। जब जब इकट्ठे होते तो वो सब वहां इकट्ठे होते और इकट्ठे होकर निर्णय लेते, क्योंकि वहां जनतंत्र था। अभी जो लोकतंत्र है वैसा वहां जनतंत्र था। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए सुदोधन ने साक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा। फिर भी वही उदय को बुलाया और सुदोधन ने कहा, अभी प्रलोभन में तो ये नहीं आया, लेकिन इनको संघ में दीक्षित कर दिए जैसे संसार में इनका मन रहे। तदनुसार कपिल वस्तु में साक्यों के संथागार में एक संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। जो पुरोहित था राजा का, इसने वहां सभा में बात कही कि भाई हमारे जो राजा है
इनका बेटे की आयु 20 साल की हो गई है, तो मेरा प्रस्ताव है कि इसको साक्य संघ में दीक्षित किया जाए। साक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया। साक्य कुल के सुदोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उनकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है उसे साक्य संघ का सदस्य गण बनाया था। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरोध है तो बोलो। तो जब प्रस्ताव लिया जाता है तो किसी को कोई विरोध है तो सुना जाता है कि क्या विरोध है आदि आदि। किसी ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया। सेनापति बोला, मैं दूसरी बार पूछता हूं कि कोई प्रस्ताव के विरोध हो तो बोलो। तो 3 बार पूछा जाता था कि कोई न सुना न सुना, तो 3 बार की बात इसलिए है तो पता चलता। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। सेनापति ने फिर कहा, मैं तीसरी बार पूछता हूँ कि यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। तो तीसरी बार भी सेनापति बोला कि उदय के कहने पर सुदोधन के पुत्र के दरखास्त रखी है, इनको हम संघ में लेते हैं। तो 3 बार मैंने पूछा, किसी को कोई विरोध नहीं है तो हम इसको संघ में लेते हैं। तीसरी बार भी कोई प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं बोला। साक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी और जब तक कोई प्रस्ताव 3 बार पास न हो तब तक वह कार्य रूप में परिणम नहीं किया जाता था। तो परंपरा थी कि 3 बार पूछना और इनके बाद इनका निर्णय लेना। क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विघ्न पास हो गया, इसलिए सिद्धार्थ की विधिवत साक्य संघ का सदस्य बने जाने की घोषणा कर दी गई और बोला कि आज से हम सिद्धार्थ को साक्य संघ में दीक्षित करते हैं। दूसरी बार, तीसरी बार और संघ में दीक्षित किया और संघ की सिस्टम अभी इनको बताएंगे। तब साहित्य के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। तो उदय तब खड़ा हुआ और सिद्धार्थ को बोला, तुम खड़े हो जाओ और सेनापति की बात सुनो। सिद्धार्थ को संबोधन करने उसे पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ को पूछता है कि तुझे गर्व है कि तुझे साक्य संघ में दीक्षित किया? सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मुझे गर्व है तो मैं अपने सक्रिय संघ में, सक्रिय कुल के जो संघ है इसमें मुझे लिया। बहुत खूब आभार, गर्व अनुभव। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? तो सेनापति सिद्धार्थ को पूछते हैं कि आपको कर्तव्य का पता है? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो सिद्धार्थ बोलता है, थोड़ी बात का तो मुझे पता है, ज्यादा पता नहीं है, तो आप मुझे ज्यादा बताए तो ठीक रहेगा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य है, उससे उन्हें एक एक करके क्रमशः गिनाया। तो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण, इसने हर जो नीति नियम थे वो बताया। पहला, आपको अपने तन मन और धन से साहित्य के हितों की रक्षा करनी है। तो संघ के सदस्य में है तो किसी भी तरह साक्य संघ की आपको रक्षा करनी पड़ेगी हित में। दूसरा, आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। ऐसा कोई कारण तो ठीक है, लेकिन कोई कारण में आप संघ की सदस्य संस्थाकार में जो बुलाया जाता है नियमित, इसमें आपको आना होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बोले हमें चूर लेना, ये दो और ये नहीं लेना है, ऐसा बहाना नहीं चलता। सिद्धार्थ के पास यहाँ चलता है, वहां नहीं चलता। आपको बिना किसी भय या पक्षपात से किसी साक्य का दोष खोलकर बताना होगा। जो है वो डंके के चोट पर बताना, ए नहीं करना, ये गलत है, ए वाले नहीं चलते। चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए
तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा, निर्दोष होने पर वैसा ही कहना होगा। आप पर कोई सोचा या झूठा दोष देते हैं तो क्रोध कर उबल कर नहीं बोलना है, शांति से बोलना है। दोष है तो स्वीकारना है, नहीं है तो खुलासा देना है। तो ये 4 जो नियम थे सिद्धार्थ ने पूरी तरह सुनकर अपने माइंड में लिख लिया, क्योंकि इनकी बुद्धि तो मेधावी थी। इसके आगे पुरोहित ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने से आप संघ के सदस्य न रहेंगे। तो ऐसे 4 अवगुण है जो तुम करेंगे तो तुम संघ के सदस्य नहीं रहेंगे, तो ये संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे भिक्षु संघ में 4 पराजिका है, 4 गुना करते तो इसका चिवर खींच लिया जाता है, ऐसा ये संघ में भी ऐसा था। पहला, व्यभिचार करने से आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। तो भिक्षु को भी ऐसा है, पशु या स्त्री से मैथुन धर्म करता है तो इनको गुरु को बुलाकर इनका चिवर निकाल देना चाहिए। ऐसा भिक्षु नहीं रह सकता, अगर रखेंगे तो धर्म को बिगाड़ेगा। दूसरा, किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रहेंगे। तो भिक्षु में वैसा है, किसी हिंसा में सजा आरोप आता है तो इनका चिवर उतर जाता है। तीसरा, चोरी करने पर आप संघ का सदस्य नहीं रह सकेंगे। तो भिक्षु में भी ऐसा है, चोरी करता है और इनकी सजा पड़ती है तो चिवर उतार कर इनको सजा भोगने भेजा जाता है। चौथा, झूठी साक्ष्य देने पर आप संघ के सदस्य न रहेंगे। तो भिक्षु को वही है। तो ये 4 पराजिका इसमें चौथा में थोड़ा डिफरेंट है, भिक्षु में उत्तर मनुष्य धर्म की बात है और इसमें ये है, अच्छी बात है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सिद्धार्थ ने वही से लिया जो संघ में नियम लिया, वो पुरानी परंपरा लिया। सिद्धार्थ का उत्तर था, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनसे अर्थ और व्यंजन से उन्हें पालन करने का प्रयास करूंगा, कोई गुनाह में नहीं आऊंगा। क्या बोला? मैंने लिख लिया है अपने माइंड में, मैं इनका जान से पालन करूंगा। ऐसा सिद्धार्थ वहां सब सदस्य के आगे बोलता है। ये खत्म हुआ 14वां संघ के साथ मतभेद। यहाँ ये पूरा होता है पहला भाग वाला 13वां भाग और 14वां भाग, पहले भाग का 14वां भाग। ग्रंथ एक भाग है, इनका 14 भाग, पहले का पहला और इनका 14, एक 14। संघ के साथ मतभेद। सिद्धार्थ को साहित्य संघ का सदस्य बनने 8 वर्ष बीत चुके थे। वह संघ का बड़ा ही वफादार और सदृढ़ सदस्य था। जितनी दिलचस्पी उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही दिलचस्पी उसे संघ के मामलों में भी थी। तो संघ के नियमों का अच्छी तरह वो पालन करता था, ऐसा यहाँ बताया जाता है 8 सालों में। संघ के सदस्य की हैसियत से उनका आचरण आदर्श था। वह सबका प्रिय भाजन बन गया था। तो पूरे संघ के जो जितने भी सदस्य थे, साथियों थे, सबको सिद्धार्थ अच्छा लगता था, इनकी बात अच्छी लगती थी और सब अच्छी तरह इनको आदर भी देते थे। उसी सदस्य के 8 वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुर्घटना बन गई और उनके अपने लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया। तो 8 साल के बाद गंभीर प्रश्न खड़ा हुआ संघ में। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इसी प्रकार हुआ। बाबा साहब दिखाते हैं आगे। साइकियों के राज्य में सटा हुआ कोलियों का राज्य था। तो साइकिय और कोलियो बाजू बाजू में राज्य था। बीच में रोहिणी नदी, दोनों राज्य की विभाजक रेखा थी। बीच में रोहिणी नदी थी, इधर कोलियों का राज्य था, इधर साइकियों का राज्य था। अभी की मेरी दृष्टि से साइकिय यानी पटेल कम्युनिटी होगी। कोली है तो साइकिय वो पटेल कम्युनिटी जो गुजरात में है वो साइकिय कम्युनिटी होगी, और वो पहले राज किया करते थे, ऐसा मेरा मानना है, मेरी स्टडी से। कम से स्टडी से पटेल के तो मत बोल बीच में सुने रहा। साहित्य और कोलिय दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था कि रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग कौन करेगा। हर बार नदी के पानी में, जैसे हमें सिंधु नदी का बंटवारा का प्रॉब्लम होता है ना पाकिस्तान से और भारत के, बहुत सी नदियों का पानी चीन ने भी रोक रखा है, लेकिन इन्हें हम कुछ नहीं कह सकते।
मोदी ने कर दिया। हमारा राजा फेंकू है ना, वो तो वही करेगा, बोलेगा करेगा कुछ नहीं। राजा अच्छा नहीं, उद्योगपति का राजा है ना। ये विवाद कभी कभी झगड़ों में परिणाम तो हो जाते और झगड़े लड़ाई में हो जाते। तो कभी कभी ऐसा झगड़ा होता था। ऐसा मुद्दा इस साल भी बना। जिस वर्ष सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर साइकियों के नौकरों में और कोलियों के नौकरों में बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने चोट खाई, मारकूट हुई दोनों पक्षों में। वो पहले हम पानी लेंगे, वो बोले हम लेंगे। ये बोले अगले साल आपने लिया था, इस साल हमारा है। तो बोला बोले नहीं, आपने लिया था, इस साल हमारा है। जब साइकियों और कोलियों को इनका पता लगा तो उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का युद्ध द्वारा हमेशा के लिए निर्णय कर लिया जाए। देखो, साइकियों को लगा कि कोलियों से युद्ध कर जीत लिया जाए, दोनों एक देश बना दिया जाए तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो युद्ध करना है, ऐसा साइकियों को लगा। साइकियों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने की बात पर विचार करने के लिए संघ का एक अधिवेशन बुलाया। क्या हुआ? संथागार में जितने साइकिल थे सबको बुलाया कि भैया इकट्ठे हो, ढोल पीटा गया कि भाई ये झगड़ा हुआ है, इनका निर्णय लेना है। तो आप सब संथागार में एकत्रित हो। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, कोलियों ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया, हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रमणता कार्यवाही की है, हमने आज तक उन्हें सहन किया, लेकिन यह इसी तरह नहीं चल सकता। यह रुकना चाहिए और इसे रोकने का एक ही तरीका है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए, जो विरोध करना चाहे वो बोले। तो जो संघ के साइकिल के सदस्य इकट्ठे हुए थे, सेनापति ने बोला कि युद्ध करना है, जिनको युद्ध नहीं करना है वो बताए, अपना मत बताए। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। युद्ध छेड़ देने के हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, उससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा जो किसी की हत्या करता है। तो इतने साहित्यों में कोई खड़ा नहीं हुआ। सिद्धार्थ करुणावान था, अपने पूर्व जन्म में अनेक पारमिता कर आया था, तो इनमें मेहता करुणा था। तो वो बोला कि युद्ध नहीं करना चाहिए। इसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है, तो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। तो यहाँ सिद्धार्थ बताता है, जो युद्ध करता है तो इनको दूसरा युद्ध वाला, लूटता है तो लूटने वाला, हत्यारे को हत्या वाला मिल जाता है। इसलिए ये गलत है, मैं इनका विरोध करता हूँ, ऐसा सिद्धार्थ बोलता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि साइकियों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। क्या बोला? सिद्धार्थ बोला, जल्दबाजी मत करो, इनकी पूरी तरह तहकीकात करो, किसकी गलती है वो पहले देखो और इसके बाद इनका कुछ निर्णय लो। सिद्धार्थ बोला, मैंने सुना है कि हमारे आदमियों ने भी ज्यादती की है। क्या बोला? मेरी तहकीकात हुई है। सिद्धार्थ बोलता कि हमारे आदमियों ने भी मनमानी की, इसलिए झगड़ा हो गया। अगर हमारे आदमी न बोलते तो ये झगड़ा न होता। यदि ऐसा है तो हम भी निर्दोष नहीं है। सिद्धार्थ सेनापति को बोलता है। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमियों ने ही पहले की थी, लेकिन यह याद रहना चाहिए कि पहले पानी लेने की भी यह हमारी बारी थी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस साल पहले पानी लेने का हमारा काम था, तो ये कोलियों ने क्यों लिया?
तो हमारा आदमी जाति नहीं करेगा तो क्या करेगा, गलती नहीं की, ऐसा सेनापति ने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। सेनापति को सिद्धार्थ दिखाता है कि हमारे आदमी भी निर्दोष नहीं है, दूध पट खोले हुए नहीं है, हमारे आदमियों की भी गलती थी। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों में भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने और 5वां आदमी मिलकर झगड़े का निपटारा कर दे। युद्ध करना गलत है, मैं युद्ध के खिलाफ हूं। कौन बोलता है? 28 साल का सिद्धार्थ बोलता है। तो इसलिए धम्पद में भी होता है कि वैर से वैर कभी नहीं मिटता, अवैर से ही वैर मिटता है, ऐसा सिद्धार्थ का कहना है। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उनका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने विरोध किया और कहा, मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक उनका टंटा समाप्त नहीं होगा, इसलिए युद्ध तो करना ही है। लोगों जो साक्य के दूसरे सेनापति के जो संघ में जुड़े हुए थे, इनको सिद्धार्थ की बात ठीक लगी, लेकिन सेनापति को ठीक नहीं लगी। इसलिए सेनापति बोला कि कोलियों को दंड देना ही चाहिए। प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। तो ये 2 प्रॉब्लम हुआ, तो बोला मतदान करेंगे, युद्ध में कौन होते हैं और युद्ध में कौन नहीं होते। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। तो कौन सिद्धार्थ के पास है, मतदान करो। बहुत बड़े मत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। क्या हुआ? सिद्धार्थ के साथ कम लोग आए कि युद्ध नहीं करना है। ज्यादातर लोग खुनस थे कि कोलियों से युद्ध करना है, कोलियों को मारना है, तब नीचे बैठे। उनके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगी। सिद्धार्थ ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे। और उस वक्त दूसरे कुलों में भी शादियां हो गई। सिद्धार्थ का जो फादर का जो साक्य कुल था और इसकी शादी हुई वो कुलीय कुल था। यशोदा जो इनकी पत्नी थी, जिसको गुजराती में जसोदा बोला जा सकता है, जो कृष्ण की माँ बनाई वही नाम इनकी पत्नी का था। वो मिथक है, ये मिथक नहीं है, ये सही है। साक्य और कोलिय निकट संबंधी है, जो है एक दूसरे के शादी ब्याह के व्यवहार होते थे। जाति व्यवहार होता था पहले, जात में नहीं मानते। जाति और वर्ण लोकतंत्र के विरोधी है। इसलिए बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा कि जब तक वो जातिवाद टूटना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आजादी के 70 साल में वर्ण और जातिवाद बढ़ता जा रहा है। अभी भी दूसरे राज्यों में दलितों से अमान्य व्यवहार होता है। इसमें आपके यूपी में तो बहुत दिखाई देता है। सही गलत तो पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में देखते हैं। परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सिद्धार्थ कहता है, हम एक दूसरे रिश्तेदार है और एक दूसरे हम ऐसे बोलेंगे तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये हम अच्छा नहीं कर रहे। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। युद्ध करते ही कोई अपना पराया नहीं होता। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ ना, अपने भाइयों का दिखाया ना, लगता है यहाँ से लिया होगा। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। इसलिए महाभारत में सगे भाइयों से लड़े। ये यहाँ ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना,
क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना धर्म निभाने से ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। तब वेद का धर्म चलता था और वेदों में ये सब लिखा था, इसलिए ये बोलता है कभी शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो हमें वो मानना चाहिए। वेद का जो शास्त्र है इसमें पहले जाति थी लेकिन पेटा ज्ञाति नहीं थी। अरस परस जातियों में ब्याह होता था। ब्राह्मण की लड़की क्षत्रियों में जाती थी, क्षत्रिय की लड़की ब्राह्मण में आती थी, शूद्र में आती थी, शूद्र का लड़का वहां जाते थे। अंतर ज्ञातीय लग्न बुद्ध काल में थे। अभी बुद्ध काल के बाद पेटा ज्ञाति हो गई, प्रतिक्रांति। शूद्र में बहुत से ज्ञातियां हो गई, ब्राह्मण में बहुत से ज्ञातियां हो गई, सब में हो गई, लेकिन ज्यादा शूद्र में हो गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैं बहुत से दूसरे लोगों को पूछता हूँ आप कौन सी सूची में आते, तो मौन हो जाते हैं, हम श्रवण है। तो जाति और वर्ण लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है, इसलिए बाबा साहब जो संविधान देकर बाहर आए तो बोले थे इनको तोड़ना चाहिए, लेकिन इतने साल तक हम नहीं तोड़ सकते। जातिवाद और मजबूत हो जाता है तो थोड़े समय में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम देखते अभी ये राजा हिटलरशाही कर रहा है तो खत्म हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि इनकी ज्ञाति है, इनकी जिम्मेदारी सब इनका है, एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बाकी सब इनके पास है। हक इनके पास है, सब ले लिया इसने तो करेगा नहीं। तो इनमें प्रतिक्रांति वाले लोग नहीं है। आप देखते नौकरियां चली गई, खांडीकरण हो गया, दूसरी नौकरियां नहीं है, फिर भी कोई बोलते नहीं। जोर जबरदस्ती टैक्स लादा गया, फिर भी कोई नहीं बोलते। जोर जबरदस्ती पेट्रोल में पेट में नहीं लाया गया तो भी कोई ट्रांसपोर्ट वाले नहीं बोलते। देखो बाबा साहब ने कहा कि हिंदू कभी क्रांति नहीं कर सकते, इसलिए इस देश में सको हुओ अंग्रेज मुस्लिम कितने लोगों ने जातिवाद पर राज किया। इनका मेन कारण है जातिवाद और वर्णवाद। 8% लोग लड़ने वाले थे क्षत्रिय, इसमें भी जातियां थी। तो इस देश गुलाम बना जाति और वर्ण के कारण। तो लोकसभा में जाति और वर्ण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कम नसीबी है कि कब तक चलता है देखते हैं, ज्यादा चलने वाला नहीं है। अराजकता तो आ जाएगी, खानदेकर में नौकरी नहीं मिलेगी तो यही लोग लोकशाही को खत्म करेंगे। बाबा साहब ने कहा जाति से पीड़ित लोग ही जाति को संविधान को खत्म करेंगे, ज्यादा चलने वाला नहीं। सिद्धार्थ का उत्तर था जहां तक मैं समझता हूं धर्म तो इस बात का हृदय गमन करने में है कि वेर से वेर कभी शांत नहीं होता, केवल अवेर से ही वेर शांत होता है। तमपद का सूत्र यहाँ आया नहीं वेरे में वेरानी सम्मति च कुदाचनम अवेरेण च सम्मति ऐसे धम्मो सनंत। भगवान कहते हैं वैर से वैर नहीं मरता, अवेर से ही वैर मरता है। इनकी स्टोरी आती है, पता है जातक में वार्ता आती है। एक राजा अवेर के कारण का राज्य वापस मिलता है, वैर नहीं रखा इसलिए। स्टोरी की है, इसके बाद बोले कहाँ बोले, क्यों बोले, किसको बोले, हमें जातक को पढ़ोगे तो पता चलेगा। सेनापति बेसबर हो उठा, बोला इस दार्शनिक शास्त्र में पढ़ना बेकार है। सेनापति गर्म हुआ कि तू तो सन्यासी जैसी बात करता है, ये क्षत्रियों की परिषद है, लड़ना मरने की बात करो। स्पष्ट बात यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है, तू मेरा दुश्मन है, तू साहित्य का अच्छा नहीं बोलता। सेनापति सिद्धार्थ को नाचना बोलने लगा। हम संघ का मत लेकर इनका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है तो बंद हो जा। सिद्धार्थ को बंद कर देता है और सभा का बांटते कि चलो वोटिंग करना है, युद्ध के पक्ष में कौन है और युद्ध के पक्ष में कौन नहीं है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। बड़े भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। क्या हुआ, इन्हें सलाह का बाटी और मतदान करने को कहा तो भारी बहुमत हुआ। सिद्धार्थ के पास कुछ ही लोग रहे, इनके पास बहुत से लोग आए और प्रस्ताव पास हो गया और युद्ध करने की बात नक्की हुई। आधा घंटे हो गया,
बाकी है। नहीं बाकी है तो भी पूरा कर लेना, पहले कर लेना। बोलो, दूसरा भाग लंबा होता है, समझ गए? कोई 5 मिनट ज्यादा ले लेते, कोई 5 मिनट कम आ जाती। तो ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने उनका मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ कि सुने हुए ढंग से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण, मेरे समझाने के सिस्टम में किसी को कोई दुख लगा हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो 2 हाथ जोड़ क्षमा चाहता हूँ। क्षमा। नथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम्। नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम्। नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवाजेन होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।